students, welcome back to English Master. Today we are going to begin with a new chapter of history that is for class 9th, and the name of the chapter is the French Revolution. This chapter starts in flashback. It takes you to the event of 14 July 1789. This event is considered as French Revolution. Now I will tell you what happened and how. पेरिस में एक किला था, उसमें एक किंग था जिसका नाम लुई 16 था। वो वहां बेस्टाइल फोर्ट, एक फोर्ट था, वहां पर क्या हुआ, लोगों ने उस पर हमला किया किसी गलत फहमी की वजह से। वो गलत फहमी क्या थी कि द किंग हैड सेंट सम ऑफ द फोर्सेस टू द सिटी पेरिस एंड पीपल थॉट दे हैव कम हियर टू किल देम। सो व्हाट द पीपल डिड, दे गैदर्ड ऑल टुगेदर, असेंबल्ड, और वो कितने लोग थे, वो अराउंड 7000 लोग थे। एंड दे डिसाइडेड दैट दे विल बी किलिंग टू द पीपल। और फिर उन्होंने सोचा कि राजा के खिलाफ जब हमें खड़ा होना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस होनी चाहिए, हमारे पास आर्म्स होना चाहिए, आर्म्ड हथियार होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हथियार इकट्ठे करने होंगे। सो व्हाट दे डिड, दे वेंट टू द बेस्टाइल फोर्ट, जो आप यहाँ कहीं भी लिखा हुआ देख सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, देखिए, इन सर्च ऑफ आर्म्स, वो आर्म्स की सर्च में गए। कहाँ गए, बेस्टाइल फोर्ट में गए, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद उन्होंने क्या किया, इट वॉज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग। उन्होंने वहाँ के जो एनिमेशन थे वो कलेक्ट कर लिए। वहाँ पे 7 प्रिजनर्स कैद थे, उनको छुड़ा लिया, और जो कमांडर था उसको दे किल्ड। एंड व्हाट दे डिड, दे डिमोलिश्ड द बेस्टाइल फोर्ट टू शो एंगर अगेंस्ट द किंग, बिकॉज द फोर्ट वॉज सिंबल ऑफ मोनार्की एंड द पीपल सोल्ड आउट द ब्रिक्स एंड सिटीजन ऑफ फ्रांस बॉट एवरी सिंगल ब्रिक टू कीप इट एज अ सिंबल ऑफ सोवेनियर। तो अब हम जानेंगे कि लोगों ने वहां पर बेस्टाइल फोर्ट पर हमला क्यों किया था, क्यों 7000 लोग इकट्ठे हो गए थे, क्यों वो राजा की सेनाओं को मारना चाहते थे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि वहां की सोसाइटी उस टाइम में कैसी हुआ करती थी। ये हम कब की बात कर रहे हैं, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी का क्या मतलब हुआ, आप सेंचुरी से अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंचुरी जो 1700 से स्टार्ट होके 1800 के पहले रहती है। पहले मीन्स इट शुड बी टिल 1799, दैट इज नोन एज 18th सेंचुरी। तो जो इसके आसपास का टाइम था वो लेट 18th सेंचुरी थी। तो ये जो सोसाइटी है वो उस टाइम किस तरह से एस्टैब्लिश हुई थी वो आप यहाँ समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। So the society was categorized in 3 states. These you can see over here. फर्स्ट स्टेट में क्लर्की आते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ये सब आते थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब हुआ क्यों। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। अब हुआ क्या, किंग लुइस जो था 16, उसकी एज 20 ईयर्स की थी जब वो राजा बना, और 1974 में उसकी शादी एक बर्बन फैमिली से हो गई जो कि रॉयल डायनास्टी है। और उसमें वहां पर उसने शादी की एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो कि फ्रांस के नियर बाई कंट्री है, जिसका नाम मैरी एंटोनिएट है। सो किंग वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। और जब शादी हुई तो उससे क्या मिला, उसका खजाना बिल्कुल खाली पड़ा था। देयर वॉज नो मनी लेफ्ट इन हिज ट्रेजर। क्या वजह हुई जो उसका खजाना खाली था, और ये स्टेट्स क्या हैं, आइए मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं, तो ये कौन थे, क्लर्गी थे। क्लर्गी कौन होते हैं, वो लोग जिनके हाथ में पूरी पावर थी, पुजारी लोग। एंड दे वर एंजॉइंग ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो क्लर्जी के घर में पैदा होता था वो भी क्लर्गी ही होता था, और दे वर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट। दूसरे लोग कौन होते थे, नोबेलिटी में कौन आते थे, किंग और उसके रिश्तेदार। दिस वॉज द रूलिंग क्लास एंड नोबडी वॉज सपोज टू पे एनी टैक्स। लास्ट में कौन आते थे, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, एंड दे वर ऑब्लाइज्ड टू पे टैक्सेस। इन सबको टैक्स पे करना पड़ता था, और ये सोसाइटी एक फ्यूडल की तरह काम करती थी। फ्यूडल क्या होता है, लेट मी क्लियर। फ्यूडल्स वो होते हैं जो किसी के बड़े जमींदार के खेतों में काम करते हैं और बंटवारे पर काम करते हैं, और जो अमाउंट उनकी पॉकेट में आता है वो उससे दैट बिकम्स देयर मीन ऑफ सर्वाइवल। उस टाइम में यहाँ लोगों के ऊपर 2 तरह के टैक्स पड़ते थे, एक टिथिस और एक टेल। वो क्या होते थे, टिथिस वॉज लेविड बाई चर्च, दैट मीन्स जो क्लर्गी होते थे, जो फर्स्ट स्टेट होती थी, वो इन पर लोगों पर, जो पीजेंट्स होते थे उन सब के ऊपर डायरेक्ट एक टैक्स लगाती थी,
कि ये आपको डायरेक्ट पे करना है एंड दैट अमाउंट वाज फिक्स्ड बाय द स्टेट। और दूसरा टैक्स होता था टेल, ये टैक्स वाज टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट, एंड दिस अमाउंट वाज नॉट फिक्स्ड, इट्स यूज्ड टू कीप चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टेट्स तो हमने समझ लिए, लेकिन ये तो नहीं समझा कि रीजंस क्या थे फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो क्या था, एक तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, दिस वाज द फर्स्ट रीजन। क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो इससे उसके जो रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो चुके थे, देयर वाज नो मोर रिसोर्सेज लेफ्ट टू अर्न मनी, दैट इज बिकॉज दैट वाज द वन रीजन वेयर बिकॉज ऑफ दैट दे हैड लॉस्ट देयर रिसोर्सेज एंड दे डिड नॉट हैव इनफ मनी। दूसरा था मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट ऑफ इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। एक वर्साइल में बहुत बड़ा पैलेस था, तो उसकी मेंटेनेंस में भी बहुत सारा खर्चा आता था, सो दैट वाज अनदर रीजन दैट लेड फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। तीसरा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका और ब्रिटेन का उस समय युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका और फ्रांस ब्रिटेन के कॉमन एनिमी थे और वो कॉमन एनिमी आपस में फ्रेंड्स थे। तो फ्रांस ने युद्ध के दौरान लगातार अमेरिका को हेल्प किया, तो उसने अराउंड 2 बिलियन लिवर्स वर डेप्टेड। ये लिवर्स क्या होता है, ये लिवर्स होती है करेंसी जो फ्रांस में चलती है, ठीक है। तो ये लिवर्स जो थे वो उसके ऊपर कितना कर्ज था, अराउंड 2 बिलियन का। तो बार बार वो बिल का अमाउंट जो उनके ऊपर था, जो लिवरेज थे, वो 2 बिलियन का उनके ऊपर कर्ज था, तो उसका डेब्ट ही पे करने के लिए बहुत सारा अमाउंट चला जाता था। तो दीज वर द रीजंस ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी दैट किंग 16 लुईस 16 हैड रिसीव्ड। सो एज वी नो, जो ब्रिटेन था वो फ्रांस का भी दुश्मन था। जब अमेरिका ने आवाज उठाई तो क्या हुआ, फ्रांस सपोर्टेड इट बिकॉज इट वांटेड दैट अमेरिका शुड बी लिबरेटेड, फ्री हो जाना चाहिए। अब एम्प्टी ट्रेजरी में अमाउंट तो था नहीं, तो क्या करना था, पे करना था टैक्सेस दैट वाज सपोज टू बी पेड बाय द पीपल। और लोग कौन थे जो उस अमाउंट को पे करते थे, वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे, जिनसे ज्यादा पैसा ड्रेन हो सकता था, जैसे क्लर्की, वो उसको पे नहीं करते थे। दूसरे नंबर पर सारी फैमिलीज, किंग और उसकी रॉयल फैमिली से रिलेशन रखने वाली आती हैं, वो भी एक्सक्लूडेड थे। तो इससे क्या हुआ, देयर वॉज ओनली वन स्टेट लेफ्ट टू पे ऑल द अमाउंट्स एंड दैट वॉज थर्ड स्टेट। अब जब थर्ड स्टेट को पे थे तो अमाउंट को बढ़ाना पड़ा, तो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स। सो लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन पेइंग टैक्सेस, लगातार लोन का इंटरेस्ट पे करते हुए उनके पास जो ट्रेजर था वो खाली हो चुका था, और ये रेगुलर एक्सपेंसेस, आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बिकॉज ऑफ दीज वॉर सिचुएशंस ऑल्सो वॉज वन ऑफ द रीजंस दैट दे एम्प्टीड देयर ट्रेजरी। तो किंग क्या हुआ, फोर्स्ड हो गया, ही वॉज फोर्स्ड टू चार्ज टैक्सेस, और टैक्सेस किससे चार्ज होने थे, सिर्फ थर्ड स्टेट से। अब क्या हुआ, ये अमाउंट केवल थर्ड स्टेट को ही पे करना था, तो उससे क्या होना था, मिडिल क्लास में क्या हुआ, इनविजेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। तो क्या हुआ, एक सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट दैट कवर्ड मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, दे बिकेम रिच। अब जब थर्ड स्टेट के ऊपर इतने सारे टैक्सेस बार बार बढ़ा दिए जाते थे, तो उससे क्या हुआ, दे स्ट्रगल्ड टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल उनके लिए हार्ड हो गया, क्योंकि हर दिन अमाउंट बढ़ता जा रहा था एंड दे हैड टू पे दोस टैक्सेस। तो क्या हुआ, दे हैड फेस्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं, इट इज अ सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। तो ये जो सारे क्राइसिस हैं वो हमें कब देखने को मिलते हैं, बिफोर 1789। उसके रीजंस क्या रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज फर्स्ट मेजर रीजन वाज इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। जो 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, वो 1789 में 28 मिलियन हो गई। तो आप जानते हैं जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, देन इट ऑल्सो ब्रिंग्स द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। So production was less and they were not able to meet the demand. So price of food grains increased. But laborers की wages जो थी वो फिक्स थी और पैसे उनके बढ़ाए नहीं जा रहे थे। और क्या हो रहा था, कभी कभी ड्राउट, सूखा पड़ जाता था, और कभी कभी हेल यानी तूफान या ओले गिर जाते थे, तो उससे भी क्या हुआ, दिस ऑल्सो कॉज द रिडक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग, जिससे क्या हो गया, सब्सिस्टेंस
crisis happened. Next topic is a growing middle class envisages an end to privileges. लेकिन यहाँ पर एक तबका था जो आगे बढ़ रहा था. कौन? Let's see. A section of third state that covered merchants, lawyers and manufacturers became rich. Why and how? Why? Because there was industrialization in this section started. People started trading overseas and even they started manufacturing goods. So they had created their own source of income. So they were not depend only on feudal society. उसके बाद क्या हुआ? Some of them got educated and then they realized that no group should be privileged by birth, and they demanded a society based on freedom and equal laws and opportunities. And then they started opposing first and second state, and they said that they are no more interested in paying the tax all alone, and they wanted people to include all the other two states also. अब ये आइडिया उनके दिमाग में अचानक से तो नहीं आया कि वही क्यों है अकेले टैक्सेस को पे करने वाले, देयर शुड बी अदर पीपल ऑल्सो, वो दो स्टेट भी आना चाहिए, वो उनको भी पे करना चाहिए ये टैक्सेस को. तो ये आइडिया उनके दिमाग में आया कहाँ से? ये आइडिया उनके दिमाग में आया फिलोसोफर्स से, क्योंकि अब वो एजुकेटेड हो चुके थे एंड दे वांटेड अ चेंज. सो रोल ऑफ फिलोसोफर्स चैप्टर में क्या रहता है? दे गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम. एक जॉन लॉक थे, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने रिफ्यूज किया था कि यू शुड नॉट कंसीडर द किंग एज द गॉड. पहले क्या होता था, लोग किंग को बिल्कुल गॉडली कंसीडर कर लिया करते थे और जो भी वो उनके ऊपर इम्पोज करता था वो उसको हैप्पीली एवर आफ्टर एक्सेप्ट कर लेते थे. सो जॉन लॉक वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन हिज बुक दैट द किंग शुड बी ट्रीटेड एज अ किंग, ही इज नॉट अ गॉडली पर्सन. तो लोगों ने यहाँ से सीखा कि हमें उसको गॉडली ट्रीट नहीं करना चाहिए. Then another person, he was also a philosopher named as Jean-Jacques Rousseau. तो उनकी कौन सी बुक थी? You can see here two treatises of government. He said that the king is not a divine soul, he is just a king and treat him just the way he is. और Montesquieu, जिनकी बुक का नाम था The Spirit of Laws, इन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए. डिवीजन ऑफ पावर कैसे होना चाहिए? This should be divided in the same manner as we can see nowadays. इसका डिवीजन ऐसा होना चाहिए, पहले लेजिस्लेटिव आए, फिर जुडिशरी आए और उसके बाद एग्जीक्यूटिव आए. हम जानते हैं यही आजकल सब में फॉलो होता है. तो आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ. लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? टू हाउसेस जैसे हमारे हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वहाँ पर लेजिस्लेचर असेंबलीज हुआ करती हैं. और हमारे एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? इनमें सब वो आते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पीपल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉज, वो कौन होते हैं? जैसे पुलिस मैन हो गए, मिनिस्टर्स हो गए. और जुडिशरी कौन होती है? वो सबके ऊपर होती है, दैट इज अबव द लॉ एंड दैट गिव्स द इक्वल राइट्स टू द पीपल एंड ऑल द जजमेंट्स आर मेड बाय दीज पीपल. सो ही वांटेड दैट दिस शुड बी फॉलोड बाय द पीपल. अब क्या हुआ, ये सारे आइडियाज जब इनको मिले तो दीज वर द एनलाइटनिंग आइडियाज दे डिस्कस्ड इन पब्लिक प्लेसेस. अब लोग क्या करते थे, जैसे बार्बर शॉप में गए बाल कटवाने के लिए, दे वुड सिट ओवर देयर, दे वुड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. तो लोगों के बीच में दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग अमंग द पीपल. इस तरह से दिस आइडिया वॉज एनलाइटन्ड बाई एवरीबडी. इसलिए क्या हुआ, लुईस 16 ने जो टैक्स इम्पोज किए तो थर्ड स्टेट पे, तो इस बार ये सारे आइडियाज आने के बाद और इस पर्टिकुलर स्टेट के इतने लोगों के रिच हो जाने के बाद इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया. दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टे क्वाइट नाउ एनी मोर. सो स्टूडेंट्स, वी विल बी कवरिंग टिल हियर. In the next part, I will be covering remaining part of the chapter. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in next part, that is the outbreak of the revolution.